हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का डाउट था कुछ क्वेश्चनों में कि सर क्या अपन इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि और या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये बहुत अच्छा संकेत है मेरे लिए कि आप बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हो और अपना एफर्ट आप लगा रहे हो बच्चों। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, जो आपके जो डाउट थे कि आप उसको ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, उनको अपन डिस्कस करते हैं एक बार और। ठीक है बच्चों, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब बच्चों देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। मतलब 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो था बच्चों का है, यदि आपके पास ये दे रखा है a प्लस बी 2 7 ab माइनस के 3 4। बच्चों ये क्या है? आव्यूह है। और ये बराबर करके दूसरी आव्यूह भी आपको दे रखी है 6 2 7 8 माइनस 3 और 4। ठीक है बच्चों। और आपसे बोला है यदि ये दोनों आव्यूह समान है तो a तथा b के मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों। तो उसमें देखो बच्चों, अपन ने बोला है कि जब दो आव्यूह समान हो तो उनके क्रम भी समान होते हैं और उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। यानी a प्लस बी बराबर होंगे 6 के, ए बी बराबर होगा 8 के। तो बच्चों देखो 2 बराबर 2, 7 बराबर 7, माइनस 3 बराबर माइनस 3, 4 बराबर 4। तो सारे की सारी संगत अवयव कैसे समान है। तो दो समान आप लिखोगे समान आव्यूह के, क्योंकि हम जानते हैं कि समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। अतः बोला क्या जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, कुछ बच्चों ने ऐसे बोला है कि मुझे अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बोलेंगे और यहां से अपन b की वैल्यू निकालेंगे 8/a। ठीक है। और यहां इसको समीकरण नंबर 2 बोलेंगे और समीकरण नंबर 2 से वैल्यू किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे। तो पहली चीज, जब बच्चों आप ये चीज मतलब जब आप ये करते हो ना, ये किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो जो कि अननोन है, a क्या है आपके लिए? अज्ञात है, a पता ही नहीं कितना है। लेकिन ये पता लग गया कि यहाँ a b जो ये आ रहा है, इधर वैल्यू कितनी है? 8, जो कि बराबर 8। यदि मैं a की वैल्यू 0 रख दूं यहाँ, तो ये वैल्यू 0 जाएगी, जबकि ये वैल्यू 8 है। तो बच्चों जब भी आप ऐसे करोगे तो इसको जरूर लिखना पड़ेगा a नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अब आप सही है। अब जब आप ये ऐसे लिखोगे ना b बराबर 8/a एंड a नॉट इक्वल टू 0, अब सही है ये। अब ये प्रॉपर सही है। अब आप इस समीकरण नंबर 2 मानो, 2 से मान 1 में दो b का मान तो कितना जाएगा बच्चों? ये a प्लस 8/a इज इक्वल टू 6 का प्लस 8 a को मान ले लेंगे ना, इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ वैल्यू बच्चों कितनी रहेगी? वैल्यू रहेगी इसकी a की वैल्यू रहेगी 4 और 2। ठीक है बच्चों, 4 और 2 आ गई ना। तो a की वैल्यू 4 और 2 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी? जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे अपन 4 रखेंगे, a की जगह 4 रखेंगे तो b की जगह 2 आएगा और ये 4 आ जाएगा। सिंपल आंसर क्या आएगा? ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आई आपको? ये अपन ने कैसे किया? ठीक है। बस आपको ये वाला मेथड जब आप लगाते हो तो इस चीज का ध्यान रखना
ओके बच्चों, चलो अब बात करेंगे अपन 3.2 का क्वेश्चन नंबर किसमें दिक्कत थी बच्चों को। हाँ, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन बताया कि सर जो आपने 3.2 का 12वां क्वेश्चन कराया था 10x/2 वाला, उसमें अपन t रख के कर लो तो और भी जल्दी सिंपल हो जाएगा। मतलब सिंपल क्या, 11वां क्वेश्चन 3.2 का सिंपल क्या, एक तरह का जो लेंथी जो प्रोसीजर होगा वो एक सीमित रीजन में आ जाएगा, है ना बच्चों। जो बुक है ना, जो नोटबुक होगी आपकी बोर्ड की, उसमें एक प्रॉपर प्लेस में वो आ जाएगा, कंटेन कर जाएगा, है ना बच्चों। तो देखते हैं, तो आप उससे लिए आप लिखोगे, दिया हुआ है a इक्वल टू, आपको क्या दिया है 0 माइनस के 10x/2, फिर यहाँ आपको दिया हुआ है 10x/2 और 0, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब आप यही माना 10x/2 इक्वल टू t मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, जो भी आपको मानना है आप नहीं मानिए। माना 10x/2 बराबर कितना हो गया t। अतः a इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस t और 0, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या लिखेंगे, दाया पक्ष लेके, मतलब दाया पक्ष लेके क्या करेंगे, दाया पक्ष लेकर। तो दाया पक्ष में क्या लिखा है आपको i माइनस a, और यहां आपको दे रखा है cos x माइनस के sin x और cos x, ये आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करा कि जब अपने माना 10x/2 t माना था, तो अब यहाँ देखेंगे, यही साइड में अपन लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x इक्वल टू क्या होता है 2 10x/2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये नंबर आता है, ठीक है बच्चों। अब अपन ने 10x/2 क्या माना था, t माना है, तो sin x इक्वल टू, अब अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों अपन क्या लिखेंगे, cos x को भी क्या लिख देंगे 1 माइनस के t स्क्वायर बटे 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे करना है यहाँ पे ना। अब यहां क्या हो जाएगा, आपको दिखता रहेगा बच्चों, एक बार चेक करता है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो देखो बच्चों, अब यहां क्या होगा i माइनस ए, i क्या होता है बच्चों 1 0 0 1, ये होता है i माइनस ए क्या हो गया, ए अभी अपन ने बना लिया 0 माइनस t 0, ये बना लिया। और फिर cos x माइनस sin x की जगह वैल्यू अपन ये पुट कर देंगे, आगे बढ़े भाई बच्चों। तो यहाँ पे इसको कलर प्रेसेस लगा दो और ये लिखो आप cos x की जगह लिखोगे 1 माइनस के t स्क्वायर बटे 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है, सो ऑन, और लेते चलना। फिर बोलो बच्चों क्या जाएगा, ये आपका तो देखो बराबर करके इसी के नीचे लिखना आपको, है ना। ये कितना जाएगा बच्चों अपने पास 1 माइनस 0, तो 1 0 माइनस माइनस t माइनस t और 1, ये जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे ये कितना जाएगा अपने पास 1 माइनस t स्क्वायर बटे 1 प्लस t स्क्वायर, sin x माइनस के sin x पर 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, फिर ये sin x 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, और ये कितना जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर बटे 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या कर लेंगे अपन, गुणन कर लेंगे। देखो दो आवेयों को गुणन करना है, तो दो आवेयों को जब अपन गुणन करते हैं बच्चों, तो आपको ये भी चेक कर लेना है उसकी अनुकूलनीय स्थिति है कि नहीं है। तो देखो इसलिए बात है, ये वर्ग आवेय तो अनुकूल स्थिति तो होगी ही होगी 2/2 का। तो 2/2 दोनों मैट्रिक्स 2/2 की है, इनका जो गुणन होगा वो भी 2/2 का ही प्राप्त होगा। आवेयों को गुणन कैसे करते हैं ये सब आपको मालूम है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करो, फिर पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करो, तो पंक्ति पंक्ति बनी जाएगी, ठीक है बच्चों।
आप पंक्ति को स्थिर रखते हुए स्तंभ को चेंज कर रहे हो तो वो सारे वेरिएबल पंक्ति में ही लिखे जाएंगे, सारे अवयव पंक्ति में ही लिखे जाएंगे। जैसे मैंने इस पंक्ति को स्थिर रख दिया, अब इसका गुणा इस कॉलम के साथ किया तो वो अवयव यहाँ पे आएगा पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में। फिर इसी पंक्ति को मैंने स्थिर रखते हुए इसके दूसरे कॉलम से गुणा किया तो अब वो उसी पहली पंक्ति के दूसरे अवयव आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब कई बच्चे ऐसे गुणा करते हैं कि पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ तो यही आएगा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तो कॉलम फिक्स कर दिया, पंक्ति चेंज करें तो कॉलम में लिखते चलो आगे, जो आपकी इच्छा हो वैसे गुणन करो। ठीक है बच्चों? तो देखो मैं आपसे कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, अब अभी तक तो अपन ऐसे करते हैं, पंक्ति को गुणा करते हैं पहले कॉलम के साथ, फिर पंक्ति को गुणा करते हैं दूसरे कॉलम के साथ, ऐसे गुणा करते हैं ना। ठीक है, अब तो फिर अपन कंटेंट कैसे लिखते हैं? देखो 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यही आएगा। फिर प्लस लगाओ, फिर टी को गुणा इससे करेंगे तो कितना जाएगा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब ऐसे देखो इस पंक्ति को इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो पंक्ति को स्थिर रखा, कॉलम को चेंज किया तो यहाँ पे आएगा। लेकिन अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब अपन क्या करेंगे, पहले अब ये वाली पंक्ति ले लो, दूसरी पंक्ति और कॉलम को फिक्स कर दो, तो अब ये नीचे लिखा आएगा। तो माइनस टी को इससे गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर को गुणा करा इसके साथ माइनस के टी के साथ। ठीक है बच्चों? फिर प्लस 1 को गुणा करा इसके साथ तो कितना गया 2t बटे 1 प्लस टी। कंफ्यूज मत होना बच्चों, देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज मत होना मैं कैसे कुछ क्या क्या करने लगेगा। गुणा सिंपल सा करके ऐसे ये लो, ऐसे ये लो, फिर ऐसे ये लो, फिर ऐसे। ठीक है, जैसे अब ऐसे बोलो बच्चों क्या करेंगे अपन, इस वाले को अब अपन ने ये वाला कॉलम ले लिया फिक्स, अब पंक्ति का इससे करो तो कितना जाएगा 1 का करेंगे तो माइनस के 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर टी का इसके साथ करेंगे तो प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब इस माइनस टी का करेंगे इसके साथ तो माइनस कितना जाएगा प्लस 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी का इसके साथ करेंगे ना, फिर 1 का इसके साथ करेंगे तो कितना जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये अपने पास आर यू रेडी माय बच्चों? तो चीज समझ में आई। अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे, अब इसका अपन गुणन करते चलो। गुणन क्या है, सिंपलीफाई कर लो तो इसको देखो 1 प्लस टी स्क्वायर को हमारा है 1 प्लस टी स्क्वायर को हमारा है, क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, फिर इसमें बोलो इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर को हमारा है 1 प्लस टी स्क्वायर को हमारा क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस टी को माइनस टी, अच्छा माइनस टी को गुणा करेंगे ना तो ये जाएगा माइनस के टी माइनस माइनस प्लस टी पे जाते हैं। ठीक है, माइनस टी का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 के साथ, फिर प्लस के 2t प्लस के 2t। ठीक है बच्चों? फिर ऐसे इसमें देखो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा माइनस के 2t प्लस टी माइनस के टी पे ठीक है ना बच्चों? ऐसे इसमें बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर, अब बोलो कितना जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों यहाँ देखो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कितना जाएगा 1। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखना प्लस के 2t स्क्वायर माइनस के टी, बच्चों ये 2t स्क्वायर क्या है 2t आएगा ना, प्लस के 2t तो प्लस के 2t माइनस के टी तो क्या जाएगा प्लस के टी, और t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ये तो आएगा t प्लस टी क्यूब यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बचेगा बच्चों। ठीक है, फिर ऐसे इसमें देखो माइनस के 2t प्लस के टी तो माइनस के टी, तो माइनस के टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर और 1 प्लस के टी स्क्वायर।
ऐसे बच्चों इसमें देखो 2t² माइनस t², तो t² प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। देखो t² प्लस 1 तो 1 प्लस t² कैंसिल हो, ये कट गया ये कट गया, तो क्या आ गया बच्चों के पास 1 माइनस t और 1 ये आ गया बच्चों। ऐसे ये बाया पक्ष ले लेना और देखना i प्लस a जो भी होगा अपना ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आई बच्चों अपन को, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब बच्चों देखो इसमें प्रोसीजर तो वही करना, बस एक क्या है कि आपकी जो कैलकुलेशन है या कैलकुलेशन द्वारा लिया गया जो क्षेत्र है कॉपी का, वो क्षेत्र क्या है थोड़ा कम हो गया बस। ओके बच्चों, तो ये पैटर्न भी सही है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं 10x/2 t है। ओके बच्चों, चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की, है ना। तो इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों। हाँ, अब ये पूरा नहीं हो बच्चों, तो दाया पक्ष आया है, इसको समीकरण नंबर नाम देके फिर बाया पक्ष भी निकालना, फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को देख के आप बोल देना क्लियरली स्पष्ट है। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इति सिद्धम लिखना है ना बच्चों, प्रूफ भी मत लिखना, इति सिद्धम लिखना बोर्ड की बोल में। हाँ हाँ हाँ, पूरा बोर्ड की पिलाड़ी बच्चों। हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चों अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है। अपन 2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और 13 आपको क्या दिया है, यदि a बराबर 10 -17 तथा i आपको दे रखा है, इकाई वैल्यू है 1001, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो जबकि a² बराबर 8 है ना बच्चों, ये दे रखा है। तो क्या दिया हुआ है आपको, दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चों, a² = 8a + ki, ये दे रखा है। अब जब a² देखो a की वैल्यू रख देंगे 2 बार, तो a² को a × a लिख सकते हैं ना अपन, 10 -17 और a को बार 10 -17 = 8। a कितना है 10 -17 प्लस k, अच्छा k i को मिला के लिखेंगे तो k 0 k ये रहेगा। अब घटाएंगे अपन बच्चों, चलो अब इसको अपन गुणन कर देंगे। बोलो बच्चों 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को इससे करेंगे 0, ठीक है। अब इसको करो, -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 आएगा, 7 को -7 से साथ करेंगे तो -7 आएगा। अब घटाएंगे बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको ले लेता हूं, अब 1 को इससे करेंगे तो 0, और 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को इससे गुणा करेंगे 0 तो 0 आएगा। फिर -1 को 0 के साथ करेंगे 0, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है बच्चों। अब 8 से कर दो इसको, 8 0 -8 7 8 56 प्लस k 0 0 k। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, 1 0 -k 8 49। इसी प्रकार बच्चों देखो 2 आलू को जोड़ना है सिंपल, तो संगत अगर जोड़ देते हैं, क्रम समान होना चाहिए, अनुकूल स्थिति सब पता है ना बच्चों, बिल्कुल अच्छे से। 8 में k जोड़ेंगे तो 8 + k, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, -8 में 8 जोड़ेंगे तो -8, 56 + k ये आ गया बच्चों। अब बच्चों देखो दोनों आगे कैसे आ गए। अब बच्चों यहाँ पे देखो या लिखते चलना बोर्ड की कॉपी में, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लगेगा, और जो एग्जामिनर बोर्ड की कॉपी चेक करेगा वो तुरंत ही नंबर दे देगा, वाह क्या लिखा है बच्चे ने। तो उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि ये बच्चा कोई ऐसा फाउंडेशन को भी पढ़ता हुआ है ना बच्चों, एक छोटी छोटी चीजें अच्छे से। अब बच्चों देखो 2 समान आलू है, अब आप यहाँ लिख भी सकते हो अच्छे से, और यदि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसको और खूबसूरती में जड़ना हो तो अब आप क्या करोगे, पैरेलल लगाओगे। अरे नहीं रे बच्चों, वो तो पुरानी हो गई। अब आप क्या लिखोगे, समान आयु, क्योंकि दोनों आयु समान है अतः संगत अवयव होंगे समान होंगे। ये लाइन चेक करें, तो संगत अवयव समान होंगे तो 1 + k 8 है, यानी अब बोलो बच्चों 1 0 हो जाएगा, 8 + k
तो यहाँ से मेरे ला लो के की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे ला लो के की वैल्यू आ गई माइनस के 7, कितनी आ गई के की वैल्यू माइनस के 7, वेरीफाई कर लो 0 0 माइनस 8 49 56 प्लस के, तो 7 घटा देंगे तो 49, तो के की वैल्यू माइनस के 7। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यदि अपन चेक करें तो -7 आ रहा है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 3.2 का आपसे दिया हुआ है, यदि आपको एक आव्यूह दे रखी है 1 0 2 -1 माइनस के 3 4 और एक आव्यूह ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं गुणनफल क्रिया, और आंसर जो आपके पास आ रहा है इनका वो है 1 माइनस के 4 3 माइनस के 2 माइनस के 10 6 और उसके बाद 13 20 माइनस के 9, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो ए का मान ज्ञात करो, तो किसका मान ज्ञात करना है? ए का। तो देखो जो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये अनुकूलनीय स्थिति किस प्रकार बन रही है ना बच्चों। तो देखो इसका ऑर्डर, इस आव्यूह का ऑर्डर बोलो कितना है? इस आव्यूह का ऑर्डर है 3, तो पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो 3/2 ये है ना। अच्छा इस आव्यूह का ऑर्डर कितना है? a क्रॉस b मानो, a क्रॉस b मानो, कोई देख नहीं रहा, बराबर करके देखो कितना बाई कितने की आ रही है तुम्हारे पास? 3/3 की आ रही है। कितने बाई कितने की आ रही है? 3/3 की। अब बच्चा देखो 3/3 की कब प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त तो हो रही है, इसका मतलब गुणनफल क्रिया है, तो अनुकूलनीय स्थिति होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। देखो जब ये 2 बराबर 2 तो ये में अनुकूल हो गई, और बाकी बची इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, ये रिजल्ट प्राप्त होगा 3/3 में। आगे में बच्चों, तो अतः आव्यूह ए का क्रम, अतः आव्यूह ए का क्रम कितना होगा? अतः आव्यूह ए का क्रम 2/3 होगा। ये समझ में आया बच्चों आपके? तो आव्यूह ए का क्रम कितना होगा? 2/3 का। तो अब अपन 2/3 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कल्पना करेंगे और उसको गुणा करके संगत अवयव को ये वाली प्रॉपर्टी बना के आंसर लेके आएंगे। तो देखो बच्चों, बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये अपने कैसे किया बच्चों। अब अपन क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको अपन आव्यूह की एक रचना करेंगे 2/3 के, ऐसे मान लेंगे कंटेंट, ठीक है बच्चों। तो माना आव्यूह ए 2/3 होगा, 2 तो पंक्ति, तो ए बी सी डी ई एफ 2/3 हो गया बच्चों। तो ये ए बी सी डी ई एफ, तो यही तो वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो आव्यूह आ जाएगा बस। अब बोलो तो बच्चों देखो ए मतलब ये आपको दे रखा 1 0 2 -1 -3 4, और ए आपको कितना दे रखा है? ए आपने माना ए बी सी डी ई एफ, ये आपने मान लिया, ठीक है बच्चों। बराबर करके, अब देखो बराबर करके बाहर रखेंगे अपन, पहले एक निकाल लेते हैं, इसका गुणन कर लेते हैं, फिर उसको बराबर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो बोलो अब ये स्तंभ को मैंने इस कॉलम को मैंने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। अब पंक्ति को रख दो, 1 को ए से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा? 1, 0 को डी से गुणा करेंगे तो 0, फिर अब दूसरी पंक्ति ले लो, 2 को ए से गुणा करेंगे तो 2a, फिर -1 को डी से गुणा करेंगे तो -3, ठीक है बच्चों। अब तीसरी पंक्ति को कॉलम से करो तो -3a, और 4 को 4 नहीं अच्छे से बना देता हूं, 4 को डी से करेंगे +4। ऑलरेडी में बच्चों चलो अब इसको खत्म करो, इसको फिक्स कर लो। अब 1 को b से गुणा करेंगे तो b, 0 को e से गुणा करेंगे खत्म, 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b, -1 को e से गुणा करेंगे तो -a। ऑलरेडी में बच्चों फिर -3 को b से गुणा करेंगे तो -3b, और 4 को e से गुणा करेंगे तो +4, ठीक है बच्चों। अब इसको खत्म करो, ये बोलो, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करना मेरे लिए ऐसा सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो जेई का पेपर या बोर्ड का पेपर आपको देना है तो आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डालना है बच्चों, ठीक है, जैसे आपको चले। अब इसको कर लिया, अब 1 को c से गुणा करेंगे तो c, और 0 को f से तो 0, ठीक है बच्चों।
फिर 2 को सी से गुणा करेंगे तो 2c, -1 को x से गुणा करेंगे तो -x। इसी प्रकार बच्चों -3 को c से गुणा करेंगे तो -3c, और 4 को x से गुणा करेंगे तो +4 है। तो ये अपने पास आ गया मेरे बच्चों, ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऐसा आया। ठीक है बच्चों, अब प्रश्नानुसार क्या लगाएंगे बच्चों? प्रश्नानुसार जो अपने पास जो मैट्रिक्स आई ये, यानी अपने पास क्या है 1 - के 4 3, रिजल्ट तो वो प्राप्त हो रहा है -2 - के 10 6 और 13 20 और -के 9। ये बराबर होना चाहिए बच्चों किसके? इस वाले मैट्रिक्स के, यानी a 2a - के d -के 3a + के 4d, और ये b 2b - e -3b + के 4e। ऐसे यहाँ पे c 2c - f -3c + के 4f। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों आदमी समान क्रम की है तो इनके संगत जो भी क्या होंगे? समान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बराबर दे दिया, बराबर दे दिया तो होंगे ही होंगे। बस अब हमको a b c के मान निकालो। कितने मान निकाले? a b c d e f, ये मान निकालने हैं। तो बच्चों देखो a का मान तो क्लियर आ गया, a का मान 1 हो गया, b का मान -4 हो गया, c का मान 3 हो गया, खत्म मान। a b c आ गया। फिर उसके बाद देखो d e f, तो यहां से निकाल लो। तो 2a - d, बच्चों 2a - d बराबर कितना जाएगा? -2। तो 2a एक के कितने है 1, तो 2 - के d -2, तो -2, तो d इधर चल जाएगा, इधर जाएगा, तो d के कितने हो गए 4। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास ऐसे। इसी प्रकार बच्चों b का निकालेंगे तो ये, तो बोलो क्या आ जाएगा? 2b - के e = के 10। अब बच्चों देखो b के लिए -4 रखेंगे तो -के 8 - के e = के 10, तो e = 10 में से 8 गए तो 2 बचे। सिंपल। बच्चों देखो कई बच्चे ना, मैंने देखा है अधिकांश, है ना बच्चों, जो बच्चे थोड़े से लोअर होते हैं ना बच्चों, मतलब पढ़ाई में ना, या जो गरीब होते हैं पढ़ाई में, वो बच्चों की एक गलती होती है कि जब वो इनको -10 को इधर लेके आते हैं तो भूल जाते हैं कि -10 को +10 करना है। तो उनसे ये छोटी छोटी गलती होती है जिसमें नंबर कट जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए यदि वो बच्चे देख रहे हैं गलती से, यदि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो देख नहीं रहे होंगे, कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कोई ताश खेल रहा हो, लेकिन मान लो यदि वो बच्चे देख रहे हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, जब भी आप यहाँ पे e का मान निकालना चाहो ना, तो आप ऐसे देखो कि मैं यहाँ पे e का मान क्या रखूंगी? -10 आ जाए। तो -8 पहले से है तो e का मान 2 रख दूं तो -8 -2 -10 आ जाए। जैसे मुझे यहाँ d का मान निकालना है तो मैं d का मान क्या रखूंगी? -2 आ जाए, 2 पहले से प्लस के, तो क्या रखूंगा यहाँ पे 4। तो अब 4 रखूंगा तो -4 में से 2 गए तो -2। तो ऐसे उसको बोल के सीधा लिख लेना, नंबर नहीं कटेंगे कि ऐसे यूं क्यों किया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से तो 2c - के f = 6। अब देखो 3 इधर देंगे तो 3 6 - के f = 6। अब बोलो बच्चों f की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पे 6 आ जाए तो 0। सिंपल, 6 तो पहले से आया ना, 6 में से क्या घटाओ कि 6 आ जाए, 0 घटाओ। अब बच्चों देखो a b c d e f वैल्यू आ गई। अब अपन को चेक करना है, क्रॉस चेक, क्या ये वैल्यू सही है कि नहीं है, तो इसमें चेक करो। देखो 13 है ये, तो ये वैल्यू भी 13 होनी चाहिए, तो आओ लगाओ। a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया -3। d की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 16 प्लस के, तो प्लस के 16 में से 3 घटाओ तो कितना आ गया 13। आगे बढ़े हमारे पर बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा ऐसे इसमें चेक कर लो, क्रॉस चेक। b की वैल्यू कितनी है -4, तो प्लस के 12 हो गए, और e की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 दूनी का 8, तो प्लस के 12 और 8 कितना हो गया 20। तो इसी प्रकार ये चेक कर लेना। तो अतः लास्ट में लिख देना बच्चों, अतः a = ऐसे मैट्रिक्स लगा के a की वैल्यू रख देना कितना 1 - 4 3 और 4 2 0। तो ये आपके पास आ गई 1 - 4 3 4 2 0 इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों?
तो ये आपने आपको समझ में आया। चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको नोट डाउन करना बच्चों अच्छे से। चलो जाने हाहू। बच्चों देखो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की 3.2। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, एक आव्यूह ए आपको दी हुई है, कितना कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, और आपसे सिद्ध करवा रहा है कि देन प्रूफ दैट। पीपीटी का मतलब क्या होता है बच्चों, तब सिद्ध करो कि, तब सिद्ध करो कि, तो टीपीटी देन प्रूफ दैट ए की पावर n इज इक्वल टू कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस के साइन n अल्फा और कोस n अल्फा। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये अपन सिद्ध कैसे करेंगे। तो अब इसको सिद्ध करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो अपन कैसे करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, मतलब एक सिमेट्रिक से लिखेंगे। तो बच्चों इसको सिद्ध करने के जो पहला मेथड है वो अपन लेंगे। पहला मेथड कि इसको सिमेट्रिक से बोलेंगे। कैसे, ए इक्वल टू अपने पास कितना दे रखा है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये अपन दे दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, इसका ए से गुणा कर दिया यानी ए स्क्वायर, तो ये जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा। अब ए कितना है आपके पास, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, यही है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको एक और एक लिखेंगे, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब बोलो बच्चों ए स्क्वायर में जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको अपन ने फिक्स कर दिया, कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा तो माइनस के साइन स्क्वायर, फिर इसको माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर कोस अल्फा को इससे करेंगे तो माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ये हटा दो, इसको कर दो। अब बोलो बच्चों कोस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा गुणन करेंगे, फिर ऐसे ही साइन अल्फा को कोस अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस के कोस अल्फा साइन अल्फा। ऑलरेडी माइनस बच्चों, अब बोलो क्या करेंगे, माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से तो प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों देखो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना, ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कोस 2 अल्फा का सूत्र। ठीक है बच्चों, और माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा, तो ये गया माइनस के 2 कोस अल्फा साइन अल्फा और 2 कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा का सूत्र होता है, तो ये जाएगा माइनस के साइन 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बोलो बच्चों ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा और ये हो जाएगा कितना, कोस 2 अल्फा। समझ आया बच्चों। अब देखो ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर, अब मुझे निकालना है ए क्यूब। ठीक है, तो नीचे अब आप लिखोगे इसी प्रकार ए क्यूब, तो ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर में क्या है आपके पास, कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस के साइन 2 अल्फा और कितना है कोस 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे ए की लोग कितनी है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और आ गया पास कोस अल्फा। अब बच्चों देखो इसको गुणन करेंगे, तो देखो इसको अपन ने फिक्स कर दिया। अब
cos 2 अल्फा का cos अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो ये जाएगा cos 2 अल्फा cos अल्फा। फिर बच्चों अपन sin 2 अल्फा का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस के sin 2 अल्फा sin अल्फा। आगे घटे अपन बच्चों ऐसे बोलो, अब माइनस sin 2 अल्फा का इसके साथ करेंगे तो माइनस के sin 2 अल्फा sin अल्फा सॉरी cos अल्फा। फिर इसी प्रकार बच्चों देखो cos 2 अल्फा का इसके साथ करेंगे तो माइनस के cos 2 अल्फा sin अल्फा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही बोलो अपन क्या करेंगे इसको, अब ये कॉलम की जगह ये वाला कॉलम फिक्स कर दो। अब cos 2 अल्फा का sin अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो ऐसे ये गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो जाएगा, ये जे का मैंने इसलिए कर गुणा कर लेना। अब बच्चों बोलो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका सूत्र होता है, cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b का सूत्र होगा तो यहां से बच्चों a क्यूब बराबर ये दिख रहा है तो आपको ये देखना a क्यूब बराबर कितना जाएगा बच्चों, ये जाएगा cos a प्लस b। तो a कितना है 2 अल्फा और b कितना है अल्फा, तो ये जाएगा मेरे बच्चों कितना cos 3 अल्फा। हाँ समझ आया बच्चों, ऐसे ही बोलो इसको देखो माइनस कॉमन ले लो तो कितना जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b का तो माइनस कॉमन लेंगे sin a प्लस b का तो sin 3 अल्फा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों आ जाएगा sin 3 अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा cos 3 अल्फा। तो बच्चों a ये था, जब a स्क्वायर किया तो क्या आ गया अल्फा की जगह 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, a क्यूब किया तो 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा, तो बाय सिमेट्रिक। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं a की पावर n कितना जाएगा cos n अल्फा sin n अल्फा। तो एक पैटर्न तो ये तरीका हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे अपन को सोचना है समझना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, वैसे ये वैलिड मेथड है, लेकिन मान लो कोई एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं और ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया, तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चे इसका रेस्पॉन्स इस प्रकार ना देके उस प्रकार दे। ठीक है बच्चों, तो एक साइकोलॉजी बैठ गई ना मेरे माइंड में कि बच्चे इसका आंसर ऐसे दे तो मुझे और अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। तो ऐसे ही मान लो सेकंड मेथड जो होता है वो अपन करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। इससे करेंगे बच्चों गणितीय आगमन सिद्धांत मेथड। तो गणितीय आगमन मेथड सिद्धांत लगाएंगे इसी में, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में एक्सरसाइज 4 में, तो उससे अपन इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया। चलो, तो ये पहला मेथड समझ आया कैसे अपन को करना है, सिंपल गुणा करके 3 तक दिखा दो, फिर आप लिख देना। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक पावर n इति सिद्धांत, खत्म कहानी। चलो अब देखो बच्चों अपन क्या गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको हल करते हैं। मेथड नंबर 2, देखो बच्चों मेथड नंबर 2 कैसे लगाएंगे अपन। सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत आप समझो हल्का सा, क्योंकि आप भूल गए होंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत किसी स्टेटमेंट को, मतलब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है गणितीय स्टेटमेंट को, यानी गणितीय कथन की जांच करके सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है बतलाएगा। इसका काम क्या होता है कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे होगा, LHS बराबर RHS करके। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे देगा वो, LHS इक्वल टू RHS करके, ऐसा कोई स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, और उसकी जांच करेगा कि सत्य है या असत्य है। तो सत्य है असत्य बतलाना वही क्या होता है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल जो है गणितीय आगमन सिद्धांत, उसका प्रयोग होगा।
चलो कैसे जांच करता है ये? तो बच्चों कोई स्टेटमेंट जो है, गणितीय स्टेटमेंट का जो एलएचएस है, उस एलएचएस को अपन दिखाते हैं P से, P n, ऐसे दिखा दो उसको, P n। जो भी एलएचएस है ना, मतलब एलएचएस आरएचएस आपको दिया होता है, तो एलएचएस में जो भी कुछ स्टेटमेंट है उसको अपन Pn की फॉर्म में दिखा दो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो पहली चीज तो आपको ये करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि n बराबर 1 के लिए, अब देखो आप पहले स्टेटमेंट यूज कर लो, फिर n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए LHS और RHS क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल होना चाहिए। n बराबर 1 के लिए LHS और RHS क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड में आप क्या करोगे? थर्ड में आप n की वैल्यू क्या रखोगे? k, n is equal to k के लिए, n is equal to k के लिए LHS and LHS व RHS को सत्य मान लेते हैं, वो सत्य मान लेते हैं। जी मतलब इसमें अपन को थर्ड पॉइंट में अपन क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट में अपन करेंगे कि कोई n बराबर k, n मतलब n की कोई k वैल्यू है, पता नहीं क्या, तो n की किसी k वैल्यू के लिए मैंने मान लिया कि LHS और RHS क्या है? सिद्ध है, सत्य है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब जब ये सत्य है तो पहले तो अपन ने ये सत्य कर लिया एक के लिए, फिर अपन ने ये मान लिया, ये तो अपन ने मान लिया ऐसा है। तो बच्चों जब अपन ने मान लिया कि k के लिए ऐसा है, तो उसके जस्ट एक नंबर आगे भी क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, वो अपन को प्रूफ करना है। तो फोर्थ क्या है? तो n बराबर k के लिए अपन ने माना, तब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी यदि LHS बराबर RHS हो गया तो गणितीय खत्म। तो Pn जो अपने माना था, तो Pn क्या हो जाएगा? Pn के सत्यता की जांच हो जाएगी, Pn के सत्यता की जांच हो जाएगी। ऐसे अपन को करना है। ठीक है बच्चों, तो गणितीय आगमन सिद्धांत समझ में आया कि अपन सबसे पहले LHS जो था, जो अपन ने करा था कि LHS में जो भी स्टेटमेंट है उसको Pn से दिखा दो। ठीक है बच्चों, फिर n बराबर 1 के लिए LHS यानी इसमें n के लिए 1 पुट कर दो, जो आंसर आएगा, और n के लिए 1 RHS में पुट कर दो, जो आंसर आएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। फिर थर्ड में अपन क्या करेंगे? n बराबर k के लिए, मतलब k कोई वैल्यू है, n की कोई वैल्यू k के लिए अपन ने दोनों को सत्य मान लिया, ऐसा अपन मान लिया, निकाल ले गए। तो जब ये अपन ने माना k के लिए, तो अब अपन क्या जांच करेंगे कि इसके जस्ट एक वैल्यू आगे, यानी इंटीजर वैल्यू, तो जस्ट एक वैल्यू आगे भी क्या होना चाहिए? ये सत्य होना चाहिए। और साथ में साथ आपको बच्चों ये भी याद रखना है कि यहाँ पे n बिलोंग्स टू n ही होना चाहिए, n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? कैपिटल N। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, प्राकृत संख्या में ही बिलोंग करना चाहिए, तब जाके अपन क्या कर सकते हैं? गणितीय आगमन सिद्धांत का मेथड फॉलो कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब उस सिद्धांत से अपन करेंगे इसको, तो ये वाला मेथड लगाएंगे। तो बच्चों देखो, जो सिद्ध कराना अपन को ये ना, ये सिद्ध है। तो चलो बच्चों, an यानी Pn माना हुआ है तो पहले से, तो आपको दिया हुआ है an इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस के sin n अल्फा और cos n अल्फा। ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है। अब देखो अपन क्या करेंगे? तो गणितीय आगमन सिद्धांत लगाएंगे इसमें। तो पहली स्टेप n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखो LHS में बोलो, n बराबर 1 रखेंगे तो LHS में कितना हो गया? a हो गया LHS में, भाई n के लिए 1 रखेंगे। और RHS में क्या हो गया बच्चों? RHS में हो गया अपने पास क्या? cos अल्फा sin अल्फा, n को लेके कर देंगे माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार ये आपको दे रखा है a बराबर ये है, तो ये वैल्यू बराबर किससे हो गई? a किसके अकॉर्डिंग? प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार है।
तो बराबर करिए, अतः ये क्या हो गया, पहली स्टेप फॉलो हो गई। अतः n बराबर 1 के लिए, अतः n बराबर 1 के लिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, अब जैसे एक एक पड़ाव पूरा किया अपन ने, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड पड़ाव यानी n बराबर k के लिए मान लेते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे अपन, सेकंड स्टेप तो माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए, तो n बराबर k के लिए क्या मान लेते हैं अपन, LHS बराबर RHS मान लेते हैं। तो बच्चों देखो n बराबर k के लिए अपने LHS मान लिया, LHS बराबर RHS मान लिया। तो n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए कथन सही है, तो माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ठीक है, तो सत्य है तो क्या होगा, LHS बराबर LHS, तो a की पावर k, ये तो LHS हो गया, n के रूप के रखेंगे ना, और RHS में क्या होगा, cos k अल्फा sin k अल्फा और माइनस के sin k अल्फा और cos k अल्फा। तो ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 हो गई है ना, जो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको स्टेप को आप स्टेप नंबर फर्स्ट ऐसे लिख लो और इसको आप स्टेप नंबर 2 लिख लो और ये आप लिख लो समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब कोई दिक्कत, चलो अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में n = k+1 के लिए सत्यता की जांच के लिए कथन के n बराबर k+1 के लिए कथन के सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन आप क्या करेंगे, n बराबर k+1 के लिए सत्यता की जांच करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो तो LHS लो, तो LHS क्या है अपने पास, ak+1, तो यहां रहेगा बच्चों अपने पास a की पावर क्या रखेंगे अपन, k एक स्टेप आगे ना, तो a k+1 ये रखेंगे बच्चों। अब a k+1 को अपन क्या ले सकते हैं, a k+1 को मैं ले सकता हूँ a k × a, ऐसे ले सकता हूँ बच्चों। अब a k की वैल्यू क्या रख रहा है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से a k की वैल्यू है cos k अल्फा sin k अल्फा और यहाँ क्या है माइनस के sin k अल्फा और इधर कितना है cos k अल्फा, यही है बच्चों। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी आई, समीकरण नंबर इस वाले से cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, यही है बच्चों। ठीक है, अब चलो अब इसके लिए अपन करेंगे, तो पहले ये कॉलम सेलेक्ट कर लो, अब करते चलो cos k अल्फा को cos अल्फा से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा cos k अल्फा * cos अल्फा, ये रहेगा। फिर sin k अल्फा को इससे गुणा करेंगे तो माइनस sin k अल्फा * sin अल्फा। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस के sin k अल्फा cos अल्फा, फिर cos k अल्फा तो माइनस के cos k अल्फा sin अल्फा। ऐसे बच्चों इसको करना है, इसको करना है, गुणा कर सकते हो गुणा। अब करने के बाद देखो बच्चों क्या आया अपने पास, इसको जब अपन करेंगे तो देखो क्या आया cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a + b, तो ये cos k+1 अल्फा, ये जाएगा बच्चों, अरे अल्फा कॉमन है ना तो cos k+1 अल्फा। ऐसे बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a + b का सूत्र बन जाएगा, तो ये जाएगा माइनस sin k+1 अल्फा, ये जाएगा बच्चों। अब देखो जब हम सत्यता की जांच करते हैं k+1 के लिए, तो जब मैं k+1 याद रखूंगा तो k+1 आना चाहिए, तो वही आ गया, समझ आया बच्चों। तो k+1 के लिए अपन
चेक करेंगे कि यहाँ पे k प्लस वन आ जाए एज इट इज, तो ये यहाँ पर चला गया, तो ये क्या हो गया, अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो दिया गया कथन क्या था, a की पावर n इज इक्वल टू ये, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये चीज आपको इसको फॉलो करनी है, ठीक है बच्चों। अब करेंगे विविध की एक्सरसाइज, तो अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। और आज बच्चों आपकी एक एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो जाएगी पूरी, और इसके एग्जाम्पल भी आपको लगाने हैं, और सीट के क्वेश्चन भी आपको करने हैं बच्चों। देखो फाउंडेशन को ही मत भूलना बच्चों ना, उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो प्लेन के बच्चे जो केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड बच्चे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है अपन तो इतना ही सीखे। तो बच्चों आपको सब कुछ सीखना है, देखो अच्छे मजे वाली बात है। चलो बच्चों, विविध एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन 3 की बात करेंगे, विविध 3। तो बच्चों विविध प्रश्नावली जो 3 है, इसमें पहला क्वेश्चन ए, तो ए इसका याद कर सकते हो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a इतना है तो a माइनस 2i a माइनस 3i ज्ञात करो। तो बच्चों देखो आपको क्या ज्ञात करवाना है, a माइनस के 2i का गुणन करना है किसके साथ, a माइनस के 3i के साथ, ठीक है बच्चों। और जबकि a आपको कितना दे रखा है, 2/2 का एक आव्यूह है, 4 2 माइनस 1 a। कर सकते हो बच्चों आप इसको इजीली, कैसे बोलो, a माइनस के 2i निकाल लो पहले, तो बोलो बच्चों a माइनस के 2i करोगे, या फिर आप इसको क्या करो, प्रोडक्ट करके, लेकिन प्रोडक्ट करके थोड़ा ज्यादा लेंथी भी हो सकता। तो बच्चों देखो आप इसको a माइनस के 2i निकाल लो, a माइनस के 2i बोल कितना जाएगा, a कितना है 4 2 माइनस 1 1 माइनस के 2i बोलो, 2i कितना जाएगा 2 0 0 2, तो a माइनस के 2i कितना जाएगा बच्चों, 4 में 2i तो 2, 2 में से 0 गए तो 2, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 2 तो माइनस 1, नहीं समझ में आया बच्चों। तो 4 में से 2 घटाओ तो 2 आ गया, 2 में से 0 घटाओ तो 2 आ गया, माइनस 1 में से 0 घटाओ तो माइनस 1 आ गया, 1 में से 2 घटाओ तो माइनस 1 आ गया। आगे घटे हमारे पास बच्चों, तो ये आ गया अपने पास a माइनस 2i। इसी प्रकार a माइनस के 3i निकालो, अब 3i का मतलब 3 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से 0 घटाओ तो 2 बचेगा, माइनस 1 में से 0 घटाओ तो माइनस 1 बचेगा, 1 में से 3 घटाओ तो माइनस 2 बचेगा, ठीक है बच्चों। ये 3 आएगा ना यहाँ पे, a माइनस 3i है तो यहाँ पे 3 आएगा, अब 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, समझ में आया बच्चों। अब इन दोनों का क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट। तो देखो a माइनस के 2i की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 2 माइनस 1 माइनस 1, और a माइनस के 3i की वैल्यू कितनी है 1 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे अपन, ये कॉलम फिक्स कर लिया, 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2, फिर 2 का गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस 2, फिर इसके बाद माइनस 1 का 1 के साथ करेंगे माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 1 के साथ प्लस 1। अब दूसरा कॉलम बोलो बच्चों, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे 4, 2 का माइनस 2 के साथ करेंगे माइनस 4, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार माइनस 1 का 2 के साथ करेंगे माइनस 2, गुना करेंगे ना माइनस 1 का 2 के साथ तो माइनस 2, फिर माइनस 1 का माइनस 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो कितना जाएगा ये, 2 में 2 गए 0, 4 में 4 गए 0, माइनस 1 में से गए 0, 2 में से 2 गए तो 0, यानी शून्य आव्यूह प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी मेरे बच्चों, शून्य आव्यूह इसकी क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। तो दूसरे में क्या हो गया, शून्य आव्यूह, ठीक है। अब क्या बच्चे इसको इस प्रकार करने, दो आव्यूह है ए बी, इनका प्रोडक्ट शून्य है, तो एक डेफिनेटली अपन बोलेंगे कि यदि ए या बी में से कोई भी आव्यूह शून्य नहीं हो, कोई भी आव्यूह शून्य नहीं हो, तो फिर इनका डेफिनेटली सारणिक का मान शून्य होगा। तो इनका डेफिनेटली सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा, यानी सारणिक ऑफ ए का मान भी शून्य होगा एंड
सारणी का बी का मान भी शून्य होना ही चाहिए। तो चेक कर लो, इसका सारणी का मान शून्य होगा, देखो 2 माइनस 2 फिर माइनस माइनस तो प्लस के 2, ऐसे इसका कर लो -2 प्लस के 0। समझ में आया बच्चों? तो ये सब आपको देखो जस्टिफाई हो रहा है। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था दो आव्यूह के गुणनफल यदि शून्य हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी शून्य हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए और बी शून्य भाजक होंगे, और शून्य भाजक में क्या होता है कि दोनों के डिटरमिनेंट सारणी का मान क्या हो, शून्य होगा ही होगा। तो हो रहा है, ठीक है बच्चों? तो ये चीज समझना है आपको, यानी दो आव्यूह का प्रोडक्ट शून्य हो रहा हो तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन बनता है। चलो उसके बाद देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, 2a भी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 a माइनस बी, ये तो 3.2 की तरीके सेम a b ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 6 दो समान आव्यूह x y के मान ज्ञात करो, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि आव्यूह ATB एवं ABT दोनों ही परिभाषित है तो B का क्रम लिखिए। दोनों ही परिभाषित है तो बच्चों देखो आव्यूह A का क्रम आपको दे रखा है कितना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है बच्चों, A का क्रम आपको कितना दे रखा है 3/4। तो AT का क्रम कितना हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा, अपन जानते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि इस प्रकार आव्यूह है कि ATB एवं ABT दोनों ही परिभाषित है। ATB का गुणन भी हो सकता है और ABT का भी क्या हो सकता है, गुणन हो सकता है। तो आपको B का क्रम लिखना है। ठीक है बच्चों? तो देखो यानी ये भी अनुकूल नहीं है, ये भी अनुकूल नहीं है, तो B का क्रम मान लिया मैंने कितना है A क्रॉस B। B का क्रम क्या मान लिया मैंने A क्रॉस B। अब बच्चों देखो A क्रॉस B माना तो ATB कितना है 4×3 और B कितना है A इंटू B। अब बच्चों जब ये अनुकूल नहीं है तो A का मान 3 होगा ही, देखो तो A का मान तो 3 हो गया। अब इस वाले केस में देखो बच्चों BT कितना हो जाएगा, BT जाएगा B क्रॉस A, उल्टा हो जाएगा ना, पंक्ति स्तंभ में स्तंभ पंक्ति में, B क्रॉस A। अब A का ऑर्डर कितना है 3×4, अब B का ऑर्डर कितना है B इंटू A, तो यहाँ B की वैल्यू कितनी जाएगी 4, तो A का ऑर्डर कितना जाएगा 3×4। ठीक है बच्चों? तो मैं ये चीज कैसे करें भाई, A का ऑर्डर जाएगा 3×4 है ना बच्चों। AT क्या होता है, AT होता है परिवर्तित आव्यूह, और परिवर्तित आव्यूह कैसे निकालते हैं, पंक्ति जो होती है वो स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ जो होता है वो पंक्ति में बदल जाता है 4×3। अब आपसे वैसे बोला है कि ATB परिभाषित है, यानी अनुकूल नहीं है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब AT का क्रम लिखो 4×3 और B का क्रम मैंने मान लिया A क्रॉस B होता है। तो जब ATB हो रहा है, गुणन हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 और ये बराबर होंगे, तो A का मान 3 आ रहा है। A का मान कितना है 3। इसी प्रकार बच्चों आपको दे रखा है ABT भी क्या है, परिभाषित है। तो A का ऑर्डर कितना है 3×4 और BT का ऑर्डर, तो A क्रॉस B माना था ना B का ऑर्डर, तो BT का कितना जाएगा B क्रॉस A, तो B क्रॉस A। अब जब ये दोनों परिभाषित है तो इसका मतलब B और ये मान क्या होंगे बराबर, तो B का मान 4, A का मान 3, तो B का ऑर्डर कितना गया 3×4 इज द राइट आंसर। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 7 3×4। ठीक है बच्चों? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि A एक सममित आव्यूह है तो x का मान ज्ञात करो। अब बच्चों सममित आव्यूह में क्या होता है, देखो A एक सममित आव्यूह है तो A इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में तो A इक्वल टू AT होगा। तो बच्चों जो आपके पास आव्यूह A है वो कितना है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 और AT कितना है 80। इसको आप क्या कर दो बच्चों, पंक्ति को इस तरह में कर दो, तो -2 -1 -1 7 4 1 -x -3 ये होगा ना बच्चों। चलो अब देखो माइनस, अब देखो ये दोनों क्या है बराबर है, तो -x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -4।
अब x की वैल्यू -4 तो 4, तो x की वैल्यू कितना रहेगी -4 जो इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया। चलो इसका आंसर भी चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 का -4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि 3/3 क्रम का अवयव है b इतना दे रखा है, तो अवयव bj है, तो आपको कर सकते हो बच्चों एक अवयव b का निर्माण करना है आपको, और अवयव b आपको दे रखा है कोड इसकी bij, ये इसका कोड है, और कितने बाई कितने का ये 3/3 का। ठीक है, और bij भी आपको क्या दे रखा है, bij आपको दे रखा है बच्चों कितना i into j ये दे रखा है। ठीक है, i को j मत समझना बच्चों, ये आप वेक्टर में i बस ij, तो ij करना है। तो देखो बच्चों b को जब हम बोलेंगे तो इसका एड्रेस होगा b11, तो यहाँ पे आप लिखोगे b11, यहाँ b12, यहाँ b13, यहाँ b21, b22, b23, b31, b32 और b33। तो बच्चों ये आपका एक क्या बना, कच्चा चित्र बना जिसके एड्रेस ऐसे ऐसे होंगे। अब b11 की जगह क्या है i into j, यानी इसके जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना बच्चों, जो नीचे इसके बैठा है चरणों में 1 into 1, तो 1 into 1 कितना होगा 1, तो यानी ये वैल्यू कितनी रहेगी 1। फिर b12, अब b12 की वैल्यू क्या होगी i into j, यानी 1 into 2, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 3 और 3 6, नहीं सॉरी 3 दिया 9। तो बच्चों ये आपके पास क्या बन गई, एक बी अवयव बन गई। सिंपल सी बात है, तो कुछ ज्यादा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, तो a प्लस bt ज्ञात करो। कर सकते हो बच्चों, b को ट्रांसपोज करके जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ने से पहले देख लेना दोनों के क्रम समान है कि नहीं है। कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 अवयव ए को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 11 को इंपोर्टेंट मान लो। 2 नंबर का क्वेश्चन इस बार जो पेपर होगा मई में या जून में, जब भी लॉकडाउन खुल के पेपर लिया जाएगा बोर्ड का, और नहीं लिया जाएगा तो भी अच्छी बात है, लिया जाएगा तो भी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन बनता है तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आता 3 नंबर का। देखो एक्सरसाइज 3 में बोर्ड में 3 नंबर का है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 एक 2 नंबर का आता है, एक 1 नंबर का आता है। अब जो अभी आपने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा था, जिसमें 2 मेथड लगाए थे अपन ने, 2 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन का लायक है ही नहीं, वो कम से कम 3 नंबर का बनता है, तो इसलिए वो पूछेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी चीज आपको याद, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली रखनी है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके पास, एक अवयव एक को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करो। तो अपन ने क्या रखा है a प्लस ap, ये तो सममित होगा, प्लस हाफ a माइनस ap, ये विषम सममित होगा। तो ये तो हो गया बच्चों p, और ये हो गया बच्चों q। तो किसी अवयव a को सममित यानी p प्लस q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p होगा सममित अवयव और q होगा विषम सममित अवयव। q क्या होगा, विषम सममित अवयव। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब आप कर सकते हो, बोलो। तो आपको योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां a ये रहा, तो a आपको दे रहा है कितना, ये आपको दे रखा है 6 2 5 4। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको p निकालना है सबसे पहले, तो p इक्वल कितना है, हाफ a प्लस ap माना है मैंने। तो देखो बच्चों हाफ a कितना है मेरे पास, ये रहा, कली ब्रेसेस लगा लो, a कितना है 6 2 5 4, और ap कितना है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो 6 2
5 4 ऐसे है। तो बच्चों कितना जाएगा आधा 6 6 12 5 2 7 5 2 7 4 4 8। तो ये इसका आंसर। ऐसे ही आप क्या निकालो, क्यों निकालना। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल समझो, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है कि एक आव्यूह है ए 2 1 1 3/3 की आव्यूह दे रखी है -1 0 2 0 1 3। ठीक है बच्चों, 3/3 की हो तो सिद्ध करो। पहला पॉइंट क्या सिद्ध करना है आपको, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए आएगा, ये सिद्ध करवा रहा है ना। दूसरा आपसे क्या सिद्ध करवा रहा है कि a प्लस एटी एक क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। तीसरा आपसे क्या कह रहा है a माइनस एटी क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। और फोर्थ आपको पूछ रहा है a एटी तथा a सममित आव्यूह होगा। बच्चों देखो, अभी इसी से मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक सीट जो मैंने आपको अपलोड की थी बच्चों, उस सीट का क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको दिया था एक्सरसाइज 1 का 2B वाला पार्ट, नहीं एक्सरसाइज 1 का, देखो सीधा बच्चों ये सीट मैंने आपको डाल चुका लेक्चर नंबर 6 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सीट मिल जाएगी, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल नहीं डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, लास्ट में फोटो खींच के भेजे थे कि आपको बच्चों ये क्वेश्चन करने हैं। और जिन बच्चों को डाउट आया है तो वो पूछना सर से। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 32 है, एक से अधिक विकल्प सही, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट ए वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 32 है। एक आव्यूह ए आपको दे रखा है वर्ग मैट्रिक्स, और इसमें आपसे सिद्ध पूछा है कि AAT सममित है, AAT सममित है, AAT विषम सममित है, ATA सममित है या ATA विषम सममित है। तो बच्चों देखो AAT और ATA सममित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको लगाने हैं, करने हैं सीट के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब चलो अपन करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन 12। तो ये AAT तथा ATA सममित कैसे है, तो ये चीज अपन को चेक करनी है। तो बच्चों देखो, ये अपन प्रॉपर्टी बेस भी करते आ चुके हैं। प्रॉपर्टी से भी अपन ने कर चुका। प्रॉपर्टी से कैसे करते आए अपन, कि ये तो अपन को मालूम ही है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स खुद ही प्राप्त हो जाएगी। अब आपको इससे चेक करना है, तो क्वेश्चन से भी चेक कर सकते हो आप। तो देखो, पहला जो रिजल्ट था AT का ट्रांसपोज A होता है, इसको अपन कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों A का ट्रांसपोज लेंगे, तो देखो A का ट्रांसपोज क्या है, A का ट्रांसपोज है 2 1 1 -1 0 2। ट्रांसपोज कर देना इसका ट्रांसपोज 0 1 3, ट्रांसपोज करके लिख दिया का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। अरे बच्चों ये तो A ही आ गया, ये तो क्या है A, तो समझ आया बच्चों। फिर दूसरा रिजल्ट क्या है, A प्लस AT क्या है, सममित है। ये A प्लस AT कैसे आ गया, सममित आव्यूह है, ये पूछ रहे हैं ना वो जो A प्लस AT सममित आव्यूह है, तो इसका मतलब इसका जब अपन ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना जाएगा, वो AT प्लस AT का ट्रांसपोज, तो कितना जाएगा ये AT प्लस A, तो AT प्लस A वापिस से क्या हो गया, वही प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको अपन करेंगे कैसे, तो अब आप क्या करना, सबसे पहले A प्लस AT निकालो। तो A कितना है आपके पास, मतलब ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको, प्रूफ, ये तो प्रूफ मैं पहले भी करा चुका आपको। ठीक है, सममित हो जाए ना, ये इसका ट्रांसपोज ये खुद ही प्राप्त हो गया, तो सममित हो गया।
अरे सममित की कंडीशन ये तो होती है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो सममित होती है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो a कितना दे रखा है ये देख लो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस 80 कर लो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब इनको जोड़ दो तो जोड़ने पे 1 + 1 लिखना है, 2 + 2 4 -1 1 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 + 0 2 + 1 3 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6। फिर मैंने आपको बोला बच्चों कि अब आपको क्या करना है कि कोई आवेश सममित है तो इसका मतलब वो इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होगा सममित। तो 0 0 1 1 3 3 तो अतः ये क्या होगी सममित आव्यूह होगी a + a। समझ आया बच्चों, ऐसे ही a - a हो जाएगी विषम सममित करके देखना इसके मुख्य विकर्ण क्या हो जाएंगे 0 0 0। तो मुख्य विकर्ण 0 0 हो जाएंगे तो a - a क्या हो जाएगी विषम सममित आव्यूह हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब a + at तथा ata सममित है तो पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टी नहीं कराई आपको, आज मैं इनको प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। बच्चों देखो a + at सममित है या विषम सममित है उसके लिए मैंने इसको c मान लिया। क्या मान लिया c। अब मैंने क्या लिया बच्चों इसका ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया मैंने इसका ट्रांसपोज। तो ct का ट्रांसपोज c के लिए कितने a + at का ट्रांसपोज ऐसे लिखूंगा बच्चों। अब बच्चों देखो ट्रांसपोज अपन करते हैं तो क्या करते हैं रिवर्सल लॉ फॉलो करते हैं ट्रांसपोज करने के लिए। तो पीछे से करेंगे तो at का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज ये जाएगा। रिवर्सल लॉ फॉलो करते हैं ना पीछे से लिखेंगे तो अरे बच्चों ये चीज तो बताया ना मैंने आपको। अरे दो आव्यूह का ट्रांसपोज करते हैं तो bt और at ऐसे लिखते हैं। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में आएगा a और at तो AAT क्या होता है C, AAT क्या है C, तो CT का ट्रांसपोज C, इसका मतलब AAT कैसे आव्यूह है सममित आव्यूह है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो। अब इसको क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे A ये रहा AT इसका ट्रांसपोज ये रहा। अब दोनों को गुणन कर दो, गुणन करने के बाद आपके पास जो आव्यूह मिलेगा उस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष आव्यूह कैसे होंगे सममित होंगे। तो अपन बोल देंगे कि AAT सममित आव्यूह। अब तो समझ आया ना बच्चों कैसे आपको करना है। ऐसे बच्चों आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो ATA इसको भी C मान लेना कर लोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको लगने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर लोगे। एक शून्य आगे है तो आप C लिखो, बराबर शून्य है ना तो C लिखना है C लिख दोगे आप। C ये क्या जोड़ू क्या बताओ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 15 ABC हो तो आव्यूह ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करो। प्रथम पंक्ति के अवयव तो बच्चों अब आप क्या करोगे ABC को गुणन करोगे तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर अपन ने कराया 3.2 का क्वेश्चन नंबर अपन ने 8 और 10 जो कराया था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखो जब क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने किया था ना 3.2 का सिद्ध करो और 1/1 का ही बना, ऐसे जब ABC आएगा तो ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करो। बच्चों जब आप गुणा करोगे तो एक ही अवयव मिलेगा 1/1 का, वो आंसर आ जाएगा। जो आप गुणन कर लेना तीनों का कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 AAT ज्ञात करो कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 15 3.2 का देखो बच्चों ये सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 विविध का क्वेश्चन नंबर 15 विविध का क्वेश्चन नंबर 17 सेम एक जैसे क्वेश्चन है। आपको ये करने हैं, मैं नहीं कराऊंगा। रिपीट एंड रिपीट टेलीकास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको करना है। 19 बच्चों बिल्कुल दूसरे की तरह था। क्वेश्चन नंबर 2 विविध का जो अपन ने करा वैसे क्वेश्चन